हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 प्रायिकता चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको 13.1, 13.2, 13.3 की कंप्लीट तैयारी करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, पुराना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, पुराने चैप्टर नहीं देखे हैं, तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए, जो कि लास्ट ईयर के पेपर जो होते हैं उन पर आधारित सीरीज है। वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उसमें आपको लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, उस सीरीज को अच्छे से देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए आता है उसको नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको नए कोर्स को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए काफ़ी रहेगा। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए एक्सरसाइज 13.4 के पार्ट 1 की बात करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है, तो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमको पर्सनल तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं हम लोग यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल किस तरीके से आपको प्रदर्शित करना है, तो ये परिभाषा है इसकी कि एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब इसको हम बेहतर तरीके से एग्जाम्पल की मदद से समझने वाले हैं। किस तरीके से है कि मान लेते हैं कि S एक प्रतिदर्श समष्टि, S क्या है, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, जो कि एक सिक्के को 2 बार उछालने को प्रदर्शित कर रही है। अब आपको पता है, अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो S बराबर हमें क्या मिलता है, HH, HT, TH, TT। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसमें हम एक यादृच्छिक चर, सवाल में आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो हमने एक यादृच्छिक चर x माना x एक यादृच्छिक चर है और यह प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है, यानी जो हेड आए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने s लिया था, एक सिक्के को 2 बार उछालने के परिणाम के बारे में बात की थी, और यहाँ पर हमने x माना एक यादृच्छिक चर, जो कि बात बता रहा है चितों की संख्या को प्राप्त करना है, ठीक है, व्यक्त करता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें HH में, तो यहाँ पर कितने चित हैं, 2 चित हैं। फिर HT और TH दोनों में ही एक एक चित है, और TT में एक भी चित नहीं है। तो अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो चितों की संख्या में किस प्रकार से मिल सकती है, या तो 2 चित प्राप्त होंगे, या एक चित प्राप्त होगा, या एक भी चित प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं XHH यानी कि जहाँ 2 चित हैं, XHT जहाँ एक चित है, XTH जहाँ एक चित है, और XTT जहाँ पर एक भी चित नहीं है। तो यादृच्छिक चर x एक माना हमने, ठीक है, जो कि चितों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चितों की संख्या किस प्रकार से प्रकट हो सकती है, वो हो सकती है 0, 1 और 2 बार। या तो एक भी बार चित ना आए, जहाँ पर TT है, या फिर हो सकता है एक बार चित आ जाए, जैसे HT एंड TH, और हो सकता है दोनों बार चित आ जाए, यानी डबल H। अब हम कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे माना y एक यादृच्छिक चर है और जो चितों की संख्या से पटों की संख्या के घटाव को व्यक्त करता है, ठीक है, यानी h माइनस टी के बारे में बता रहा है। y क्या बता रहा है, h माइनस टी, मतलब h की संख्या ले ली हमने और t की माइनस कर दिया t की संख्या से, तो y ले लिया h। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 हेड हैं, टेल तो एक भी नहीं है, h 2 है और t एक भी नहीं है, और हमको यहाँ पर सूत्र क्या बना रहा था, जो y बन रहा है वो h माइनस टी को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, h माइनस टी को व्यक्त कर रहा है। तो YHH, तो यहाँ पर t एक भी नहीं है, तो 2 माइनस 0 यानी 2 होगा। फिर YHT, यहाँ पर एक h है एक t है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं। YTH, तो एक h है एक t है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं। और YTT यानी कि
यहाँ पर एक भी h नहीं है लेकिन 2 t हैं, तो 0 - 2 करेंगे क्योंकि h में से t घटा रहे थे, तो 0 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -2। तो यहाँ से y की संख्या हमें क्या मिल सकती है, y हमें -2 मिल सकता है, 0 मिल सकता है और 2 मिल सकता है। तो अतः किसी प्रतिदर समष्टि S में एक से अधिक यादृच्छिक चर x y डैश व्यक्त किए जा सकते हैं। तो ये तो आपको मानना है, हम मान सकते हैं पटों की संख्या को व्यक्त करना या चितों और पटों की संख्या के जोड़ को व्यक्त करना, अलग अलग तरीके से उसको सिर्फ मानने की बात है। तो इस तरीके से समझ गए, यहाँ पर x और y यादृच्छिक चर को बता रहा है। x और y जो भी यादृच्छिक चर होगा वो आपको सवाल में स्पष्ट तौर से दिया रहेगा। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 22 हमको कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। आपको पता है एक व्यक्ति अगर एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है तो हमने इसको सैंपल स्पेस मान लिया, s बराबर s ले लिया, सिक्के को 3 बार उछालना, ठीक है। सिक्के को 3 बार उछालना, ठीक है। अब सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं तो आपको पता है कि क्या परिणाम निकलते हैं। मैंने आपको समझाया है पहले h के लिए और फिर t के लिए। तो h के लिए फिर h h h h h t देन h t h और h t t। अब t के लिए ले लेंगे t h h t h t t t h एंड t t t। ये 8 परिणाम निकलते हैं जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये तो हो गया पहली लाइन के बारे में। खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए 2 रुपये देता है और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपये देता है। समझिएगा बात। अगर चित्त आया यानी हेड आया तो जो खेल खिला रहा है यानी जो आयोजक है, ठीक है, वो व्यक्ति को 2 रुपये देता है यानी व्यक्ति ने जीते। बात को समझिएगा। अगर हेड आया, चित्त आया तो आयोजक व्यक्ति को 2 रुपये दे रहा है, आयोजक दे रहा है यानी व्यक्ति ने पैसे जीते। लेकिन पट आने पर व्यक्ति आयोजक को दे रहा है यानी व्यक्ति आयोजक को दे रहा है यानी व्यक्ति के पैसे जा रहे हैं यानी वो हार गया, पट आने पर हार हो रही है, ठीक है। फिर मान लें x व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है, ठीक है। x क्या है, एक यादृच्छिक चर, स्पष्ट तौर से आपको कह रहा है, जो कि जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। दर्शाइए x एक यादृच्छिक चर है और इसे परीक्षण के प्रतिदर समष्टि के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमने x लिया है जो कि आपको यादृच्छिक चर कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा जीती या हारी गई राशि, ठीक है। चित्त आने यानी कि हेड आने पर, ठीक है, चित्त आने पर व्यक्ति 2 रुपये जीतता है और पट आने पर चूंकि उसे देने पड़ रहे हैं, पट आने पर 1.5 रुपये 1.50 रुपीज़ हारता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आपको खुद से समझना होगा कि अगर सिक्के को हमने 3 बार उछाला तो अगर मैं हेड की बात कर लूँ, चित्त की बात कर लूँ तो कितनी बार हेड आ सकता है। एक अगर सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हेड आने की पॉसिबिलिटी या तो 3 बार होगी, 3 बार हेड आ सकता है, या 2 बार हेड आ सकता है, या 1 बार हेड आ सकता है, या एक भी बार हेड नहीं आ सकता है ना। यही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लेने वाले हैं कि जब 3 बार हेड आया यानी कि एच एच एच, तो हर बार एक बार एच आने पर उसको 2 रुपये मिलते हैं, एक बार एच आने पर उसको 2 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर हेड कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 बार हेड आया और हर बार हेड के लिए उसे कितने मिले, 2 रुपये मिले, यानी उसने 6 रुपये जीते, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि 2 बार एच आए। अब 2 बार एच आने की संभावनाएं कहाँ है कि एच एच टी में या फिर एच टी एच में या टी एच एच में, ठीक है। यही 3 संभावना है जहां पर 2 बार एच आ सकता है, ठीक है। अब 2 बार एच आ रहा है तो यानी कि 2 बार एच आने पर उसे हर एक के लिए 2 रुपये मिलेंगे, ठीक है। हर एक के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपये मिलेंगे। अब ये देखना यहाँ पर हर एक की बात हो रही है, 3 है तो इसमें 3 का गुणा नहीं करना, यहाँ पर हर एक के लिए इतना लेंगे। तो हर एक एच पर यानी 2 एच हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपये मिले, जीते, और एक टी है तो 1.5 रुपये आप हार गए यानी 1.50 हार गए।
तो कितना, 4 में से 1.5 जाएगा तो 2.5 बच जाएगा, यानी 2.50 रुपीज़ उसने जीते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। या फिर अगर आप इसको इस तरीके से भी दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक्स एच एच टी बराबर रहेगा एक्स एच टी एच बराबर रहेगा एक्स टी एच एच, हर एक के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए ही कितना मिलने वाला है, 2.50। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अगर हम एच एच टी की बात करते तो यहाँ पर एच के लिए 2 मिला, फिर एच के लिए 2 मिले, और फिर टी के लिए 1.50 उसने हार गया, ठीक है, -1.50, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2.50। यहाँ पर भी इतना ही मिलेगा, यहाँ पर भी इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, हर एक के लिए। तो इस तरीके से भी आप सोचना चाहें तो इस तरीके से सोच सकते हैं, क्लियर बात है। जहाँ पर 2 एच आते हैं उसकी बात हो गई। अब जब एक एच आता है, ठीक है, तो एक एच कहाँ कहाँ आ सकता है, आप देखिएगा कि एक एच के लिए टी एच एच, या फिर एच टी एच, या फिर एच एच टी। जहाँ पर गलती कर दी, जहाँ पर एक बार एच आए, जब एक बार एच आए यानी एच टी टी, फिर टी एच टी एंड टी टी एच, यही संभावना है जब एक बार हेड आए। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेड आने की बात नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहा है कि अगर हेड आया तो उसे 2 रुपये मिले, और टेल आया तो उसने 1.5 रुपये वो हार गए, इसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं जब एच कितनी बार आ रहा है, किस तरीके से, क्योंकि आपके पास 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमने लिया जब 3 बार एच आया तब क्या संभावना है, जब 2 बार एच आया तब एच एच टी एच एंड टी एच एच, बन गई कहानी। जब एक बार एच आया एच टी एच टी एंड टी टी एच, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, एक बार एच आया यानी उसे 2 रुपये जीते, और 2 बार टी आता है, प्रत्येक के लिए 2 बार टी आ रहा है, तो 1.5 रुपये वो गवा रहा है, यानी कि प्लस 2 बार टी के लिए -1.50, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी 2 और 15 दूनी 30, यानी -3, यानी -1 रुपये की उसे हानि, 1 रुपये की उसे हानि हो रही। -1 क्या बता रहा है, -1 बता रहा है कि 1 रुपये की हानि हुई। अब क्या ले सकते हैं कि जब एक भी बार एच नहीं आया, यानी तीनों बार क्या आए, टी आए, ये संभावना है। तो तीनों बार टी आया, यानी 3 गुणे -1.50, यानी 15 3 45, यानी -4.50 रुपये, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा जीतने की संभावना, जीतने या हारने की संभावनाएं क्या हैं, ये हो जाएंगी 6 रुपये, या 2.50 -1 और -4.50, ये संभावनाएं हो जाएंगी व्यक्ति द्वारा। तो इसलिए यहाँ से हम x क्या बना सकते हैं, यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल x बन जाएगा आपका कुल मिलाकर -1 माइनस का 4.50 पहले ले लेते हैं, -4.50 -1, देन 2.50 एंड 6, ठीक है। तो यादृच्छिक चर हमारा ये हो जाएगा, इस प्रकार से बनाना है। कोई भी दिक्कत आ रही है अच्छे से समझ लेना, मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, बहुत ही सरल चीज़ है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रतिदर समष्टि के प्रत्येक अवयव के लिए x एक अद्वितीय मान है, इसलिए x प्रतिदर समष्टि का एक फलन है। इतना और लिख देंगे हम कि प्रतिदर समष्टि के प्रत्येक अवयव, प्रतिदर समष्टि यानी सैंपल स्पेस, ठीक है, के प्रत्येक अवयव के लिए x एक अद्वितीय मान है, इसलिए x प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि पर एक फलन है। ये लाइन लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहे ना लिखें, ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ लेना क्या चीज़ हो रही है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 23 आपको इस तरीके से कह रहा है कि एक थैले में 2 सफ़ेद 1 लाल गेंद है, ठीक है। सिंपल बात है, थैला है भाई हमारे पास, ठीक है,
यहाँ हमने थैला ले लिया और इसमें कह रहा है कि 2 सफ़ेद, ठीक है, 2 सफ़ेद के लिए हमने W1 और W2 ले लिया और एक लाल गेंद प्लस एक लाल, है ना, यानी R गेंद है, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। तो इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने S बना दिया और इसको हमने ले लिया कि W1 W2 और R, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से थैले में, या फिर इसको इस तरीके से लिखिए कि थैले में 3 गेंद, थैले में 3 गेंदें W1 W2 R हैं, ठीक है। फिर आगे यादृच्छा एक गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट करने के बाद उसे पुनः थैले में रखा गया, डाला गया, ठीक है, मतलब एक गेंद निकालने के बाद उसको उसी थैले में रख दिया, हमारे पास 3 ही गेंदें, ठीक है। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया यदि x 2 निकालों में सफलता को दर्शाता है, यानी हमने 2 बार किया ऐसा, तो x का विवरण दें जहां एक लाल गेंद का निकलना सफलता माना गया है। तो अब अगर हम 2 गेंद निकाल रहे हैं, कैसी स्थिति में, जब एक गेंद निकालने के बाद पुनः उसको उसी में रख देते, तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि जो हमारा S बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, वो किस प्रकार से बनेगी कि W1 W2 और R के लिए क्या संभावना हो सकती है। अगर पहली हमने W1 यानी पहली सफ़ेद गेंद निकाली तो उसके साथ 3 और गेंदें निकल सकती हैं, जो कि क्या हो सकता है, देखो W1 निकाली तो हमने W1 निकालने का उसको वापस उसी थैले में रख दिया, यानी हमारे पास पहली सफ़ेद गेंद निकलने की भी संभावना है, इस बात को समझ रहे हैं ना। अगर हमने पहली सफ़ेद गेंद निकाली तो उसको पुनः थैले में रख दिया, अब थैले में फिर से 3 ही गेंद हो गई, तो हो सकता है कि हमारे पास W1 फिर से गेंद आ जाए, पहली गेंद, तो संभावना क्या है हमारे पास कि W1 W2 R, इस तरीके से। अगर दूसरी सफ़ेद गेंद निकाली तो इसके साथ भी हमारे पास W1 W2 और R संभावना है। यदि लाल गेंद निकली तो इसके साथ भी हमारे पास 3 गेंद निकलने की संभावना है, W1 W2 R। तो यहाँ से हम प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस S बना सकते हैं। सिंपली क्या निकल के आएगा, W1 W1 या फिर W1 W2 या फिर W1 R, ऐसा हो सकता है, या फिर W2 W1 W2 W2 या फिर W2 और R, ये हो सकता है, या फिर R W1 R W2 और R R, ये संभावनाएं हो सकती है। अब आपसे x कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर है जो कि सफलता को बता रहा है तब जब लाल गेंद निकलती है, तो सफलता जो हमारे पास x है वो किसको बता रहा है, लाल गेंद का निकलना, लाल गेंद का निकलना, ठीक है। अब आप जरा सोचो कि अगर एक लाल गेंद है और हम 2 बार ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो लाल गेंद निकलने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, आप खुद से सोचिए। लाल, अब आप दिमाग लगाइए, या तो एक भी बार लाल गेंद ना निकले, है ना, 0, या फिर हो सकता है एक बार लाल गेंद निकल आए, या फिर हो सकता है 2 बार लाल गेंद निकल आए, यही संभावना है कि नहीं। तो ये संभावनाएं कहाँ कहाँ बैठ रही हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बताना चाहें तो x के साथ जब एक भी बार लाल गेंद नहीं निकली, वो संभावना क्या है, W1 W1 या फिर W1 W2 हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं W2 W1 हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं भाई W2 W1 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर W1 लेना है ना, इस तरीके से, या फिर W2 W2 हो सकता है, W2 W2 हो सकते हैं। यहाँ पर एक भी बार लाल गेंद नहीं आई, ये इसकी संभावना है, ठीक है। जब एक बार लाल गेंद आ सकती है, वो संभावना क्या हो सकती है, वो हो सकती है W1 R करके, या फिर W2 R करके, या फिर R W1 कर सके, या फिर R W2 करके, है ना। तो यहाँ पर इन 4 स्थितियों में एक बार लाल गेंद निकली है तो संभावना कितनी है, 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई 2 बार लाल गेंद निकला है तो वो संभावना सिर्फ 1 होगी। जब दोनों बार R है तब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 बार लाल गेंद निकली है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अतः x एक यादृच्छिक चर है, अतः x एक यादृच्छिक अतः x एक यादृच्छिक चर है, ठीक है, यादृच्छिक चर है जहां x बराबर 0 1 2, ये आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको सोचनी है। और आप पहले भी ये चीज़ समझ पाए कि अगर 2 गेंद निकालनी है और लाल गेंद निकलनी है तो क्या संभावना हो सकती है। हो सकता है एक भी बार लाल गेंद ना निकले, सिंपल बात। हो सकता है एक बार लाल गेंद निकला है, तो एक भी बार लाल गेंद नहीं निकलने उसकी संभावना क्या है, ये है। हो सकता है एक बार लाल गेंद निकला है तो उसकी संभावना ये हो गई। हो सकता है 2 बार लाल गेंद निकला है तो उसकी संभावना ये हो जाएंगी। तो इस तरीके से करना है, सिंपल है, ठीक है। आगे देखते हैं एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ये देखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, समझिए हमने यादृच्छिक चर x के बारे में पढ़ लिया है। अधिकतर टाइम हम यादृच्छिक चर x ही लेके चलते हैं, उसको प्रदर्शित करने का जो अक्षर है वो x ही है, हम मेनली x से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सो हमने यादृच्छिक चर पढ़ लिया, उसी के लिए आती है प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर के लिए हम बनाते हैं प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने यादृच्छिक चर के लिए समझा था, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। और s बराबर हमारे पास है h, ht, th और tt। सफलता हो गई x जो है वो चितों की संख्या, यादृच्छिक चर। अब आप समझिए, अगर हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो चितों की संख्या यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की संभावना क्या हो सकती है कि कितने हेड आ सकते हैं। तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई एक भी हेड नहीं आएगा, हो सकता है एक हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, इसमें कोई संभावना दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी हम निकालते हैं प्रायिकता, यानी कि x h h x tt, यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा x h t t h, यहाँ पर एक हेड है, और x h h यहाँ पर 2 हेड है। अब इसकी प्रायिकता किस प्रकार से लेते हैं हम कि जब x एक भी नहीं है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने एलिमेंट है, 4। और जब चित्त एक भी बार नहीं आया, यानी कि tt पर, वहाँ पर एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एक एलिमेंट है, तो 1/4 हो गया, इस तरीके से। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, यानी x की वैल्यू 1 है, उसके लिए प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 आने के लिए कितने एलिमेंट हैं, आप देख पाएंगे 2 एलिमेंट हैं, तो 2/4 यानी कि 1/2 ले लेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायिकता बंटन बनाना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, जब x बराबर 2 है, यानी कि कितने एलिमेंट हैं, देखो यहाँ पर इस संख्या से मतलब नहीं, इस एलिमेंट से मतलब है। कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, कितने में, टोटल में 4 में से, तो 1/4 हो जाएगी। बात को समझिएगा इस तरीके से। अब हम प्रायिकता बंटन बनाते हैं, प्रायिकता बंटन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। बंटन का मतलब है सारणी, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं x और यहाँ पर हम लेते हैं px, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि x की वैल्यू 3 आई थी, x 0 1 एंड 2, और इस प्रकार से हम सारणी बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी थी, देख पाएंगे x की वैल्यू तो हमारे पास 0 1 एंड 2, और x बराबर 0 पर प्रायिकता हो रही थी 1/4, x बराबर 1 पर प्रायिकता हो गई थी 1/2, x बराबर 2 पर प्रायिकता हो गई थी 1/4। समझ गए बात। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं होता, इस नंबर के लिए कितने एलिमेंट हैं उस चीज से मतलब होता है। इस नंबर के लिए कितने एलिमेंट हो रहे हैं उससे मतलब होता है, ठीक है। तो x का मान जब 0 है, x का मान जब 0 है तो कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, टोटल कितने में, 4 थे, ठीक है। x का मान जब 1 है, x का मान जब 1 है तो 2 एलिमेंट है, तो 2/4 कर दिया। x का मान जब 2 है तो एक एलिमेंट है, आउट ऑफ 4 में, तो 1/4 कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटी हैं, उन आपको पता है होना रहना चाहिए कि प्रायिकताओं का योग यहाँ पर एक रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इनका सभी प्रायिकताओं का योग जो होगा वो 1 होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 2 बराबर 1 रहेगा। आप जोड़ के देखना चाहें जोड़ के देख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बराबर 1। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 + 2 + 1, एलसीएम 4 था बराबर 1, यानी हम कह रहे हैं 4/4 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1। तो हमने बता दिया कि यहाँ पर सभी प्रायिकताओं का योग कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब इसी आधार पर अगर आप और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें और कोई चीज़ दिखाना चाहें तो यहाँ पर एक परिवार वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी ले लेते हैं। क्या दिया है कि माना कि 10 परिवार हैं, माना 10 फैमिली हैं या परिवार हैं, 10 परिवार F1 F2 F3 ... F10 हैं, ठीक है, जिनके सदस्य 3 4 3 3 4 3 2 5 4 3 6 4 5 हैं, ठीक है। जिनके सदस्य हमको दे दिए हैं 3 4 3 2 5 4 3 6 4 5, ठीक है, ये हमको सदस्य इस प्रकार से दे दिए। तो अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि x जो है वो सदस्यों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। x परिवार के चुने व उसके सदस्यों की संख्या को व्यक्त करता है। तो ये हमारे पास x क्या है, अगर हम बात करें x परिवार के सदस्यों की संख्या को व्यक्त करता है। तो x परिवार की संख्या को व्यक्त कर रहा है, 10 परिवार हैं, F1 F2 फैमिली हैं, F3 F10 करके, और x की संभावनाएं क्या हैं कि परिवार में सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है, 2 देख पा रहे हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। यही आपके सदस्यों की संख्या के लिए दिया है, 2 दिए हैं, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया। अब देखते हैं कि 2 कहाँ पर है, F4 में। अब ये देखिए F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 एंड F10, ये परिवार के सदस्यों की संख्या हो गई, क्लियर बात है। तो F4 के लिए हमको 2 दे रहा है, तो x बराबर 2, ठीक है, x F4 के लिए परिवार की संख्या है 2। इसके अलावा 3 कहाँ है, तो F1 F3 और F क्या कहते हैं 7 पर, ठीक है, F7 पर हमें जो दिया वो 3 दिए। तो x किसके लिए, फैमिली 1 F1 फिर F3 और F7 के लिए हमें 3 सदस्य दे रहे हैं। इसके अलावा 4 सदस्य कहाँ हैं, तो F2 में, फैमिली नंबर 2 में 4 सदस्य हैं। इसके अलावा F6 और 9 में, F6 और F9 में 4 सदस्य दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 सदस्य कहाँ दिए हुए हैं, अगर हम बात करें तो F5 पर 5 और F10 पर 5 सदस्य हमको दिए हुए हैं, ठीक है। F5 और F10 पर हमको 5 सदस्यों की बात कर रहा, और 6 जो सदस्य दिया है वो 8 नंबर पर दिया है, ठीक है। यानी 8वीं जो फैमिली है F8 करके, उसके सदस्य कितने हैं, 6 सदस्य। तो इस तरीके से ले लिया। अब इसके लिए हम प्रायिकता देख लेंगे। कैसे प्रायिकता देखने वाले, यहीं पर देख लेते हैं प्रायिकता। अगर हम प्रोबेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं तो यहीं पर हम ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। तो इसमें कितनी फैमिली हैं, देखो ऐसी फैमिली जिसमें 2 सदस्य हैं वो सिर्फ एक है, F4 यानी 1। और कितनी फैमिली थी, 10 परिवार थे कुल मिला के, तो 1/10 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, यानी कि ऐसी फैमिली जहां पर सदस्यों की संख्या 3 है, इसकी प्रायिकता कितनी है, तो 3 फैमिली ऐसी हैं F1 F3 और F7 जिसके सदस्यों की संख्या 3 है, तो इसकी हो जाएगी 3/10 इस तरीके से। फिर
प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4, यानी सदस्यों की संख्या 4, ऐसी फैमिली हमारे पास 3 है, F2 F6 F9 करके, तो 3/10 यहाँ पर ले लेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5, तो इसके सदस्यों की संख्या, ऐसे फैमिली जहाँ पर 5 सदस्य हैं वो हैं 2 परिवार, यानी 2/10 करके 1/5 ले सकते हैं। और ऐसे परिवार जहाँ पर 6 सदस्य हैं वो सिर्फ 1 है, सो F8 है ना, और 1/10 हो जाएगा। अब इसका अगर आप प्रायिकता बंटन बनाएं, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं, एग्जाम्पल में था तो मैंने करा दिया। प्रायिकता बंटन बनाएं, तो प्रायिकता बंटन आप किस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ पर x लेंगे और यहाँ पर हम px लेने वाले हैं। इसके अलावा 0 है, 0 नहीं, परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से सारणी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हमने सारणी का स्ट्रक्चर ले लिया। बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सवाल बहुत ही सही चीज़ है, इसमें सवाल बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई। अब परिवार के सदस्य कितने हैं, 2 सदस्य हो सकते हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं और 6 हैं। अगर सदस्य 2 हैं तो परिवार कितने हैं, 1 है, 1 था तो प्रायिकता 1/10 हो रही थी। 3 सदस्य वाले परिवार 3 थे तो 3/10 कर रहे थे। 4 सदस्य वाले परिवार थे 3 तो 3/10 कर रहे थे। 5 सदस्य वाले थे 2 तो 2/10 यानी 1/5 हो रही थी प्रायिकता। और 6 सदस्यों वाला परिवार 1 था तो 1/10 कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने प्रायिकता बंटन अगर दिखाना है तो इस तरीके से हम इसकी भी प्रायिकता बंटन दिखा सकते हैं। अब अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इन सभी को जोड़ के भी देख लें तो 1/10, 3/10 प्लस 3/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10, इनको जोड़ें तो 1 आएगा। तो 1 + 3 + 3 + 2 + 1/10, यानी 3 3 6 4 10, तो 10/10 बराबर कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो प्रायिकता बंटन का योग हमारे पास कितना रहेगा, जो प्रायिकता बंटन में जो प्रायिकताएं रहेंगी, ठीक है, उनका योग कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। इस बात को देखेंगे। अब अगला उदाहरण देखने वाले हैं, उदाहरण नंबर 24 और 25। उदाहरण नंबर 24 और 25 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो अच्छे से समझिएगा होना क्या है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण नंबर 24 की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 24 है आपका कि ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। अब देखो, उत्तरोत्तर का मतलब हुआ एक के बाद एक, सिंपल, और प्रतिस्थापन के साथ। तो यहाँ पर 2 चीजें होती थी, आपको याद होगा, प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन के बिना। प्रतिस्थापन के साथ का मतलब था कोई चीज़ हमने निकाली और उसको वापस उसी स्थान पर रख दिया, और प्रतिस्थापन के बिना का मतलब क्या होता था कि इसका उल्टा, मतलब कोई चीज़ निकाली उसे वापस नहीं रखा। तो प्रतिस्थापन के साथ कह रहा है यानी हम पत्ता निकालते हैं और वापस उसको उसी गड्डी में रख देते हैं। ठीक है, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो ताश के 52 पत्तों की सुनिश्चित गड्डी से 2 पत्ते निकालने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो सैंपल स्पेस हो गया प्रतिदर्श समष्टि ताश के 52 पत्तों की गड्डी। ठीक है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी। ओके, ये है हमारे पास सैंपल स्पेस। एक्स क्या है, इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या। अब जरा सोच के बताइए, अगर 2 पत्ते निकलने हैं तो इक्कों की संख्या कैसे हो सकती है? हो सकता है एक भी इक्का नहीं निकले, हो सकता है एक इक्का निकल आए, और हो सकता है दोनों इक्के हो जाएं। ठीक है, अब एक भी इक्का नहीं का मतलब क्या है कि इक्का नहीं और इक्का नहीं। ठीक है, यही मतलब हुआ कि नहीं। अभी पहले हम बात कर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 इक्के होते हैं कितने में, 52 में। और मैंने आपको ताश के पत्तों के बारे में बेहतरीन डिटेल में आपको एक वीडियो अच्छे से बना के दिया था, 13.2 में था, आई थिंक 13.2 में, या फिर 13.2 का पार्ट 1 जो था, उसमें मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया था कि ताश के पत्ते क्या हैं। इसके अलावा कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 7 में 3 घंटे के बाद का एक छोटा सा सेक्शन है, वहाँ पर भी मैंने ताश के पत्तों के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, सो इक्का आने की प्रायिकता 4/52 यानी 1/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं, तो इसको ऐसे समझिए कि इक्का नहीं कितने पत्ते होंगे, 48 पत्ते होंगे जहां पर इक्के नहीं होंगे, तो 48/52 ले सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का,
ये भी तो बोल सकते हैं, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं, इसकी संभावना 1-1/3 करके 4/2 यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। 13 चौको 52 और यहाँ पर 13 है, सो 12/13 बचने वाला है, ठीक है ना। कितना बचेगा? 12/13। तो 4/52 1/13 हो जाएगा। और इक्का नहीं, तो इक्का नहीं के लिए 48 पत्ते होंगे, तो 48/52 कर सकते हैं 12/13, या फिर एक में घटा के भी हम निकाल सकते हैं। तो इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं x बराबर 0, तो x बराबर 0 के लिए क्या संभावना होगी? x बराबर 0, तो इसके लिए क्या हो सकता है भाई कि इक्का नहीं, इक्का नहीं और इक्का नहीं और इक्का नहीं, भाई यही संभावना होगी कि दोनों ही पत्ते इक्का नहीं के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। इक्का नहीं के लिए कितना है? 12/13, और के लिए लगाते हैं गुणा, ध्यान रखिएगा, और 12/13 तो कितना आएगा? 144/169, ठीक है। फिर x बराबर 1, अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि पहले हमने पत्ता निकाला जो निकला इक्का, और फिर जो पत्ता निकला वो इक्का नहीं का निकला, इक्का नहीं का निकला, ये संभावना हो सकती है। या फिर ये संभावना हो सकती है कि पहले निकला इक्का नहीं और फिर निकला इक्का, यही संभावना होगी कि नहीं? ये इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पहले इक्का निकले फिर इक्का नहीं निकले, ठीक है। या फिर पहले इक्का नहीं निकलता है और फिर इक्का निकल आता है, इस तरीके की संभावना होगी कि नहीं। तो इसकी अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 की, तो इक्का के लिए होता है भाई हमारा 1/13, इक्का नहीं के लिए 12/13, या के लिए ध्यान रखिएगा यूनियन यानी पॉजिटिव प्लस लेना है, और इक्का नहीं के लिए 12/13 और गुणे इक्का के लिए 1/13। सो यहाँ पर हम सिंपली कितना करें? 12/169 प्लस 12/169 यानी कि 24/169। फिर x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 का मतलब दोनों पत्ते इक्का निकल आए, इक्का और इक्का, इक्का और इक्का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, इसके बारे में कितना होगा? इक्का और इक्का के बारे में 1/13 गुणे 1/13 यानी कि 1/169। तो प्रायिकता बंटन आपसे पूछ रहा था, अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन, अभीष्ट प्रायिकता बंटन। तो अभीष्ट प्रायिकता बंटन हम कैसे बनाने वाले? यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर हमने px ले लिया, और सिंपली इसके लिए सारणी अगर हम निकालें तो क्या हो रहा था भाई कि x की क्या थे? तीन वैल्यू थी, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये तीन वैल्यू के लिए आप बना रहे थे सारणी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ले लेंगे और इसको हम x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। तो जब इक्का नहीं और इक्का नहीं के लिए हो रहा था तब हो रहा था 144/169। जब एक बार इक्का आ रहा था तो दो पॉसिबिलिटीज हो रही थी, इक्का और इक्का नहीं, या इक्का नहीं और इक्का, ये दो पॉसिबिलिटीज हो रही थी, तब हो रहा था 24/169। और जब दोनों बार इक्का निकल रहे थे तो 1/169। अब ये जो आपके प्रायिकता दी है 144/169, 24/169 और 1/169, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो आपको निश्चित ही योगफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इतना आपको आंसर दिखाना था, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। कोई भी परेशानी है अच्छे से रिपीट करके देख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल में मार्क कर लेना, ये आपका सवाल बहुत बार आया है, ठीक है। उदाहरण नंबर 25 की बात करते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 25, अच्छे से देखिएगा, ये वाला सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है। सवाल बढ़िया है और लंबा है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा हो क्या रहा है, ठीक है। सो पासों के एक जोड़े, अब देखो जोड़ों की बात कर रहा, पेयर की बात कर रहा है, यानी दो पासे हैं, ठीक है। दो पासों हैं, उनको 3 बार उछालते हैं, 3 बार उछालने पर डिको यानी डबलेट्स की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, आपसे ही कह रहा। तो देखो पासों के एक जोड़े की बात कर रहा है, पासों के जोड़े ये कह रहा है। तो पासों के जोड़े की बात कर रहा है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई हमारे पास है क्या? पासों के जोड़े हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? पासों के जोड़े, यानी दो पासे हैं, है ना।
जैसे आपको याद होगा महाभारत अगर आपने कभी देखी हो तो शकुनी मामा थे। अब शकुनी मामा के पास कितने पासे होते थे, वो जो लंबे लंबे चौसर उसे कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, चौसर कहते हैं। और जो उनके पास चौसर था उसमें लंबे लंबे 2 चौसर हुआ करते थे, ठीक है, लंबे लंबे कितने 2 चौसर हुआ करते थे। और शकुनी मामा के पास वही जिससे उन्होंने पांडवों के साथ छल किया था, ठीक है, उनके जो पासे थे चौसर लंबे लंबे होते, वो चौसर जो होते वो ऐसे लंबे लंबे, अगर किसी ने अभी देखा हो तो इस तरीके से होते थे, ठीक है, इस तरीके से चौसर कहलाता है। तो चौसर गेम में उन्होंने जो किया था वो इस तरीके के पासे थे कि उनके हिसाब से अंक आते थे। यहाँ पर हम बात करते थे पासों के जोड़े की, 2 पासे के जोड़े हैं। अब इसमें समझिए 3 बार उछालते हैं, और 3 बार उछालते हैं तो दिकों की संख्या, दिक, तो दिक किस प्रकार के कहलाएंगे, ये दिक का मतलब है डबल। डबल का मतलब कैसे कि 1-1 आ जाए, या फिर 2-2 आ जाए, या फिर 3-3 आ जाए, या फिर 4-4 आ जाए, या फिर 5-5 आ जाए, या फिर 6-6 आ जाए। तो ये हो गई बात भाई डबल्स की। अब 3 बार उछालने पर, एक बार समझना, हमने एक्स क्या लिया, एक्स लिया, दिकों की संख्या 3 बार उछाल रहे हैं, ठीक है, तो दिकों की संख्या, दिकों की संख्या। अब जरा खुद से सोचिए, अगर दिकों की संख्या की बात कर रहे हैं और 3 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है क्या कि एक भी बार डबल ना आए, एक भी बार द्विक ना आए, हो सकता है एक बार द्विक आ जाए, हो सकता है 2 बार द्विक आ जाए, हो सकता है 3 बार द्विक आ जाए। इस तरह की संभावनाएं बनेंगी कि नहीं बनेगी। अब हम इसमें ले लेते हैं कि अब इसमें थोड़ा आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने P को नाम दे दिया सफलता, ठीक है, P को नाम दे दिया सफलता, और Q सफलता यानी द्विक आना, ठीक है, सफलता क्या भाई, द्विक आना, इस बात को समझिएगा, द्विक आना, ठीक है। और Q नाम दे दिया असफलता, Q दे दिया असफलता, ठीक है, असफलता यानी द्विक नहीं आना, द्विक नहीं आना, बात समझिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि आगे आपको इसमें सहूलियत रहेगी। अब यहाँ पर हम जो सफलता है यानी द्विक आना और द्विक नहीं आना, इनकी हम प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो इस बात को समझिए, देखिए डबल्स की बात करें, अगर हम एक जोड़ी पासे जो हैं, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस है, तो इसको अगर उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, आप खुद से सोचिए। अगर 2 पासों को उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास 36 हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बार उछालते हैं, वो 3 बार उछालना वो अलग है, हम पहले एक बार देखते हैं कि एक बार अगर आपने डबल पासों को उछाला तो कुल परिणाम हमें 36 मिलेंगे। सिंपल बात है, ये आपको पता है, 6 × 6 यानी 36 मिलते हैं। और उसमें डबल्स कितने होते हैं, 6 आने की संभावना है, जो आप देख पा रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द्विक आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द्विक आना, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी भाई, 6 डबल्स हो सकते हैं, कितने में, 36 में, यानी 1/6 हो सकता है। इसके अलावा द्विक नहीं आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द्विक नहीं आना, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द्विक आना, यानी कि 1 माइनस 1/6 करके 5/6 होगा। सिंपल बात है। इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि अब अभी आपने ये देख लिया कि कितने, अगर 3 बार जो 3 बार उछालते हैं पेयर ऑफ डाइस को, पासों के जोड़े को 3 बार उछालते हैं, तो द्विक की संभावना हमारे पास क्या हो सकती है कि एक भी बार नहीं, 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस तरह की संभावना हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि x बराबर 0, इसका मतलब क्या है भाई कि द्विक एक भी बार नहीं आए, ठीक है, द्विक नहीं और द्विक नहीं और द्विक नहीं, यही बात बनेगी, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, 5/6 और के लिए गुणा करते हैं, 5/6 गुणे 5/6 यानी कि 215, ठीक है, 5 गुणे 125, 5 गुणे 55 25 125 125 बटे 216, ठीक है ना। ये आपका 5 का क्यूब और 6 का क्यूब हो गया। फिर x बराबर 1, x बराबर 1। अब इसका अर्थ कितना है, क्या होगा कि जो द्विक है
वो किस प्रकार से आ सकता है? तो ये हो सकता है द्विक और द्विक नहीं को हमने पी और क्यू से डिनोट किया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि द्विक नहीं को हम पी से बता रहे थे और द्विक आने को पी से बता रहे थे, द्विक नहीं को क्यू से बता रहे थे। तो क्या संभावना हो सकती है कि किस प्रकार से द्विक हो सकता है कि पहले द्विक आ जाए फिर द्विक नहीं और द्विक नहीं, या का मतलब प्लस होता है, सिंपल बात, ठीक है। या और ऐसे हो सकता है कि द्विक नहीं आए फिर द्विक आ जाए और फिर द्विक नहीं आए, या द्विक नहीं और द्विक आ जाए। यही 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। आप समझ पाएंगे कि अगर एक बार द्विक 3 बार उछालते हैं पेयर ऑफ डाइस को, पासों के जोड़े को 3 बार उछालते हैं, तो उस केस में डबल्स यानी डबलेट्स यानी द्विक किस तरीके से आ सकते हैं ये आप समझ पाए कि हो सकता है कि पहली बार में द्विक आ जाए और अगली दोनों बार में द्विक नहीं आए, या फिर ये हो सकता है कि पहली बार में द्विक नहीं आए फिर द्विक आ जाए फिर द्विक नहीं आए, या फिर ये हो सकता है कि द्विक नहीं आए मतलब पहली दोनों बारों में द्विक नहीं आए और तीसरी बार में द्विक आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो तीनों ही आपकी देख पाएंगे, तीनों ही हैं। और या का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/6 मल्टीप्लाई गुणे 5/6 गुणे 5/6 ये होगा प्लस 1/5/6। क्यू के लिए क्या लेना था? क्यू के लिए 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 ये हो सकता है। या के लिए प्लस फिर 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है 25/216 प्लस 25/216 प्लस 25/216 यानी कि 75/216, ठीक है। फिर x बराबर 2। अब x बराबर 2 का मतलब क्या है कि कहीं 2 बार द्विक आ जाए। तो कैसी संभावना है कि द्विक आ गया फिर द्विक आया फिर द्विक नहीं आया, या द्विक आया द्विक नहीं आया और द्विक आया, या फिर द्विक नहीं आया द्विक आया और द्विक आया, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी है। इसमें भी आपको समझ में आया होगी बात कि अगर x बराबर 2 का मतलब क्या है कि कहीं दो जगह द्विक आ रहा है, ठीक है। तो कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि शुरुआत में 2 बार द्विक आया फिर द्विक नहीं आया, या फिर ये हो सकता है कि द्विक आया फिर द्विक नहीं आया और फिर द्विक आया, या फिर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पहले द्विक नहीं आया फिर अगली दोनों बार द्विक आ जाए, है ना। सो इसके लिए कितना होगा 1/6 5/6, या के लिए प्लस 1/6 5/6 1/6 प्लस 5/6 1/6 एंड 1/6, ठीक है। तो ये हो रहा है 5/216 प्लस 5/216 प्लस 5/216। सो कितना हो रहा है 15/216। या फिर क्या पॉसिबिलिटी थी अगली वाली कि इसकी यहाँ पर हमको प्रायिकता भी लिखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, ये चीज़ लिख रहे थे इस यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 क्योंकि हम प्रायिकता ले रहे हैं। यहाँ पर अभी आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। तो अब x बराबर 3 का मतलब क्या है कि तीनों बार द्विक आए, द्विक है और द्विक है और द्विक है ना, तीनों बार द्विक आ जाए यानी कि p। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, इसके लिए कितना हो रहा है 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी 1/216। अब अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन ले लेंगे। अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन, तो अभीष्ट प्रायिकता बंटन यहाँ पर हमने ले लिया x, यहाँ पर हमने ले लिया px, और क्या भाई x हो रहा था, x0 हो रहा था, x1 हो रहा था, x2 हो रहा था और x3 हो रहा था, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज आप देख रहे थे और चारों पॉसिबिलिटीज के लिए हमने प्रायिकता निकाल दी। तो x का मान 0 हो रहा था, 1 हो रहा था, 2 हो रहा था और 3 हो रहा था। अगर 0 के केस की बात करें तो हो रहा था 125/216, 1 की केस की बात करें तो 75/216, 2 की बात करें तो 15/216
और 3 की बात करें तो 1/216। अगर सबको ऐड करेंगे तो आपको टोटल जो है वो 1 मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर का चेक जरूर कीजिएगा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 175 125 75 200 हो जाएगा, 15 215 और 1 216, 216/216 हमारा सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से। इस सवाल को दो बार लगाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आने के चांसेस बहुत हाई हैं इस सवाल के, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, उदाहरण नंबर 26 की बात करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। आपसे कह रहा है कि मान लें किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है, कैपिटल X से। x के मान स्मॉल x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह से है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये आपको कुछ शर्तें दे दी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर स्मॉल x कह रहा है 0.1 यदि x बराबर 0 है, kx यदि x बराबर 1, x 2 है, k 5 - x यदि x बराबर 3 या 4 है और 0 अन्यथा। मतलब आपको x का मान, स्मॉल x का मान 0 1 2 3 4 लेना है। ठीक है, और फिर हम उसके लिए वैल्यू रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले ली है प्रायिकता बंटन। ठीक है, x का प्रायिकता बंटन, x का प्रायिकता बंटन। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4। अब x का मान 0, तब क्या वैल्यू है 0.1। अब अगर आप x का मान 1 या 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, देखो x का मान अगर 1 रखेंगे तो k मिलेगा, और x का मान 2 रखेंगे तो 2k हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा तो k मिला हमको प्रायिकता, और इसके लिए रखा तो 2k मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x का मान 3 या 4 के लिए दे रहा है k 5 - x, यानी x का मान 3 रखा तो 5 - 3 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2k, यहाँ पर मिलेगा 2k। और यदि आपने x का मान 4 रखा तो 5 - 4 1 मिलेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा k। अब आपको पहला सवाल ये कह रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको पहला सवाल कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई k का मान क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो ये प्रायिकता होती है, ये प्रायिकता, इसका योग कितने के बराबर रहेगा, इसका योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है ना। तो हम कुछ नहीं, सबको जोड़ने वाले हैं। तो सिंपली कि चूंकि प्रायिकता बंटन में प्रायिकता का योग 1 रहता है, प्रायिकता बंटन की प्रायिकताओं का योग योग 1 होता है। ठीक है, सो इसलिए इनको जोड़ देंगे 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k बराबर 1। सो 2k 6k हो रहा है यहाँ पर, बराबर 1 माइनस 0.1, तो 6k बराबर 0.9। सो k बराबर 0.9/6, सो k बराबर 9/60 है ना। तो k बराबर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 20 बार में, तो k का वैल्यू आ गई 3/20। k की वैल्यू इतनी हो गई। या फिर हम कह सकते हैं अगर हमने डिवाइड किया सो कितनी बार में 0.15, k की वैल्यू कितनी आएगी 0.15। ये आंसर आ रहा है, तो ये हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं इसके। ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि, इस बात की क्या प्रायिकता है कि, क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो न्यूनतम 2 घंटे पढ़ने का अर्थ क्या होता है कि कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 2 से कितने घंटों की बात हो रही थी, 0 1 2 3 4 था, तो 2 के अलावा 3 4 भी लेंगे। न्यूनतम का अर्थ होता है उतना तो लेना ही लेना है, और उससे पूरा तक जाते हैं, उससे अधिकतम तक जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, ये आपको सवाल निकालना है। इसके अलावा आपको निकालना है तथ्यता 2 घंटे। तथ्यता एक मराठी शब्द है और इसका अर्थ होता है एक्चुअली। ठीक है, यानी वास्तव में आप सिर्फ 2 घंटे, ठीक 2 घंटे की बात कर रहा है, और अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। तो अधिकतम 2 घंटे का अर्थ होता है कि अधिकतम तो लेने लेना, उससे कम भी लेंगे। ठीक है,
तो न्यूनतम 2 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं तो अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, तो न्यूनतम 2 घंटे पढ़ने के लिए आप लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4। 0 से 4 तक था तो यहाँ तक जाएंगे 4 तक। अब x बराबर 2 के लिए कितनी थी, 2k था, वैल्यू कितनी थी 2k, प्लस x बराबर 3 के लिए भी 2k था और x बराबर 4 के लिए k था। किसकी बात कर रहे हैं, इस सारणी की, ठीक है, ये जो सारणी हमने शुरुआत में बनाई थी, ठीक है। 2 के लिए 2k है, 3 के लिए 2k है और 4 के लिए k है। सो यहाँ पर हम रख रहे हैं, सो कितना मिल गया, ये 5k हो जाएगा, 5k। k की वैल्यू हमने निकाली है 0.15 या 3/20 जो निकाली थी वो रखना चाहें तो वो रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15×75, 0.75 यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसके बाद सवाल कह रहा था तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ठीक 2 घंटे पढ़ते हैं, तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, ये सवाल कह रहा था। तो यहां से हम निकाल रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, सीधा ठीक है। तो इसके लिए x बराबर 2 के लिए था 2k, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 2 गुणे 0.15, तो इसकी प्रायिकता निकलने वाली है 0.30, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद सवाल कह रहा था अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभीष्ट प्रायिकता निकाल देते हैं, अभीष्ट प्रायिकता। अब देखो मैंने आपको ये भी समझाया, अभी अधिकतम 2 घंटे का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक लेना और कम से कम तक जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, ठीक है। सो x बराबर 0 के लिए थी वैल्यू 0.1 प्लस x बराबर 1 के लिए था k और x बराबर 2 के लिए था 2k। सो कितना होगा 0.1 प्लस 3k, है ना। यहाँ पर हम k की वैल्यू रखेंगे 0.1 प्लस 3 गुणे 0.15, 15×45 हो जाएगा ये, 0.1 प्लस 0.45 ऐड करेंगे सो 0.55 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखने वाले हैं हम लोग माध्य, ठीक है, मीन, यादृच्छिक चर का माध्य, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यादृच्छिक चर का माध्य से अर्थ किसी यादृच्छिक चर के मध्यमान या औसत मान से है। अच्छा जी, अच्छा ये है क्या, फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा इसका, इसको ध्यान देंगे कि माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान x1 x2 x3 xn है, कि प्रायिकताएं क्रमशः p1 p2 p3 pn है, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो x के माध्य को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है म्यू बराबर सिग्मा i = 1 से लेके n xi pi। आपको पता है सिग्मा, इसको हम कैपिटल सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल सिग्मा ये है क्या, ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। इसको भी सिग्मा बोलते हैं, दोनों को हम सिग्मा बोलते हैं कि नहीं। तो ये वाला जो होता है ये जो है आपका अभी देख रहे हैं वो कैपिटल सिग्मा है, ठीक है। म्यू बराबर कैपिटल सिग्मा या सिग्मा बोले हम i = 1 से लेके n xi pi, और सिग्मा का काम क्या है, सम्मेशन होता है। इसका अर्थ क्या होता है, सम्मेशन होता है, ठीक है ना। इस सिग्मा का अर्थ होता है सम्मेशन यानी कि जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। बेसिकली हम करते क्या है कि जो हमारी प्रायिकता बंटन में x की वैल्यू होगी और उसके संगत जो प्रायिकता होगी उसका हम आपस में गुणा करा के जोड़ते हैं, यानी x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 प्लस xn pn। तो ये बनता है फॉर्मूला इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो म्यू बराबर सिग्मा i = 1 से लेके n xi pi, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अतः x का माध्य चर x के संभावित मानों का भारित औसत होता है जब प्रत्येक मान को उसकी संगत प्रायिकता से भारित किया गया हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसे ex से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर सवाल में कह दे कि माध्य ज्ञात कीजिए या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए तो एक ही बारे में बात हो रही होगी, समझ गए ना।
आपसे सवाल दोनों तरीके से पूछ सकता है माध्य ज्ञात करो या फिर पूछ सकता है प्रत्याशा ज्ञात करो। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, x1 p1 x2 p2 प्लस x3 p3 और फिर जितनी भी वैल्यू दी होंगी xn pn तक जाएंगे। ठीक है, सो इस आधार पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया कि प्रत्याशा को हम EX से प्रदर्शित करते हैं और माध्य को म्यू से। ठीक है, प्रत्याशा को EX से और माध्य को म्यू से, और दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है कि सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n xi pi, जिसको हम अगर एक्सपेंड करें यानी जिसको अगर हम विस्तार रूप देखें तो क्या हो जाएगा, सिंपली x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन xn pn तक ये गाड़ी जाती है अपनी। ठीक है ना, जहाँ तक भी जितनी भी वैल्यू होगी। प्रायिकता बंटन बनाने के बाद जैसे हम करते आए, प्रायिकता बंटन बनाएंगे सबसे पहले काम, प्रायिकता बंटन आपने देख लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम माध्य निकालेंगे। ठीक है, माध्य या प्रत्याशा जो भी कह रहा होगा। तो अतः यादृच्छिक चर x का माध्य या प्रत्याशा x के सभी संभावित मानों का उनकी संगत प्रायिकताओं के गुणन का योग होता है, जो हमने भी बात की। अब आ जाते हैं उदाहरण पर। बेहतरीन उदाहरण दिया हुआ है, ये जरा ध्यान से देखेंगे उदाहरण नंबर 27 में कि मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है, पेयर ऑफ डाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सकनी मामा वाले पासों की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन वो चौसर वाला है, जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पर पेयर ऑफ डाइस 2 पासों की बात हो रही है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। अब देखो, अगर पेयर ऑफ डाइस को हम फेंक रहे हैं, पासों के जोड़ों को फेंक रहे हैं, तो जो योग होगा पासों पर आने वाली संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, न्यूनतम जो संख्या होगी वो 1 + 1 करके 2 हो सकती है, और मैक्सिमम जो संख्या आपको मिल सकती है वो 6 + 6 करके 12 हो सकती है। बस यही हो सकता है, 2 से 12 तक की गिनती हमको मिलती है। ठीक है, ये बात समझिए आप। x का माध्य प्रत्याशा ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा, तो अगर हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्ट है, कुल परिणाम कितने होंगे, 36 होते हैं। ठीक है, तो पासों के जोड़ों को फेंकने पर कुल परिणाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पासों के जोड़े को फेंकने पर, ठीक है, फेंकने पर कुल परिणाम, पासों के जोड़े को फेंकने पर कुल परिणाम 6 × 6 = 36 ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल बात है। देन इसके बाद योग कौन कौन से मिल जाते हैं। ठीक है, x हम मान रहे हैं कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, पासों के जोड़ों पर, पासों के जोड़े को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग, है ना, प्राप्त संख्याओं का योग। अब प्राप्त संख्याओं का योग जो होता है x के लिए वो कितना होता है, 2 मिल सकता है, 1 + 1 करके। ठीक है, इसके अलावा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गिनती हमारी जाती है। अब हम ये देख लेंगे कि कब किसके लिए क्या निकल के आता है। सो x = 2, x = 2 के लिए पेयर जो हमारे पास निकलता है वो किसका होता है, 1 और 1 का। ठीक है ना, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, एक ही जोड़ा होता है तो 1/36। ठीक है, फिर x = 3 के लिए हमको क्या क्या मिल सकता है, 1 2, इनको जोड़ेंगे या फिर हमें 2 1, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, ये हो गया 2/36। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं x = 4 के लिए, तो क्या मिल सकता है हमें, 1 3, इसके अलावा 2 2, इसके अलावा 3 1, ये मिल पाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे x = 4 के लिए 3/36 करके। देन x = 5 लेते हैं अगर, x = 5 के लिए, सो 1 4 2 3, देन 3 2, देन 4 1, ये हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 हो जाता है 4/36। इसके अलावा x = 6 लेते हैं, तो x = 6 के लिए आपको क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1 5 एंड 2 4 और 3 3 एंड 4 2 एंड 5 1, ये मिल जाएंगे। तो कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता x = 6 के लिए हो जाएगा 5/36।
तो इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर हम पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हैं तो जो उनसे संख्याएं मिलेंगी उनको आने की पॉसिबिलिटीज, योग की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मत कह देना कि सर 0 + 6 कर दें तो अभी तो 6 होता है, सर वह ऐसा क्यों नहीं किया। तो भैया मेरे डाइस में पासे में 0 नहीं होता है। मुझसे ये सवाल किसी ने कर लिया था, इसलिए मैंने ये फुद्दू सा सवाल आप लोगों को कहा कि 0 नहीं होता है ना पासे में। किसी ने कमेंट्स किया था, किसी मैसेज किया था कि सर 0 + 6 क्यों नहीं किया गया है, कुछ ऐसे ही कुछ। तो पासे में 0 नहीं होता है, पासे में 1 से 6 तक की संख्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे, है ना। सो x बराबर अगर हम 7 की बात करें तो योग 7 कब कब हो सकता है, 1 6 आ जाए, या फिर 2 5 आ जाए, या फिर 3 4 आ जाए, या 4 3 आ जाए, या 4 3 के बाद 5 2 आ जाए एंड 6 1 आ जाए। तो कितने हैं, ये 6 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 7 के लिए हो गया 6/36 एंड x बराबर 8। अब x बराबर 8 के लिए हम 1 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि पासे में 7 नहीं होता। 1 और 7 को जोड़ने पर 8 तो होता है, लेकिन पासे में 7 नहीं होता है ना। तब तक नहीं होता है जब तक कि आप पासे में ये लेके ना चले कि 7 है। अगर सवाल में इस तरीके से कह दिया तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं होता है, तो हम कहाँ से गिनती चालू करेंगे, 2 से। अब 2 में क्या जोड़ देंगे, 8 हो जाए तो 2 6, देन 3 आ जाएगा 3 5, देन 4 4, देन 5 3, देन 6 2। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ तक मैक्सिमम हम जो संभावना गई तो कितने अंक आए थे, 6। अब 6 के बाद चीज़ें घटने लगी, तो अब घटती घटती जाएंगी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 8 का योग आने की संभावना हो जाएगी 5/36 में। फिर x बराबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सिंपल है कि 1 के साथ 8 नहीं आएगा, 2 के साथ 7 नहीं आएगा, 3 के साथ 6 ले सकते हैं, 3 6, देन 5 4, देन 4 5 एंड 6 3, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर 4 5 देन 5 4 कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 6 के बाद 4 5 एंड 5 4 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 9 की अगर हम बात करें तो 4/36, देन x बराबर अगर 10 है तो 10 कितने में मिल जाएगा हमको, 4 6 एंड 5 5 एंड 6 4 करके मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 10, यहाँ पर हमको मिल गया 3/36, और x बराबर 11 की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा कि 5 6 एंड 6 5 पर। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, x बराबर 11 के लिए 2/36। इसके बाद x बराबर 12, ठीक है, 12 होना यानी 6 6 मिल जाना, ठीक है। मक्खन मलाई सारी सिर जो है आपका घी की कढ़ाई में, वो वाली बात है। सो 1/36 इस तरीके से। अब हम सिंपली इसकी प्रायिकता बंटन बना लेंगे, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रायिकता बंटन किस तरीके से हो रहा, ठीक है, ये देख लेंगे। तो x एंड px है ना, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने बना लिया। 12 तक जाना है कहानी हमारी, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पर कितना, तो x का मान 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 था। अच्छा, अब इसका प्रायिकता बंटन बनाना आपको जरूरी नहीं कि मैं हर बार ऊपर देखूं और फिर लिखूं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली 2 की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1/36 करके, फिर 3 के लिए 2/36, 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36 और 7 के लिए हो गया था 6/36। और यहाँ से ड्रॉप डाउन ले लेंगे, ठीक है। फिर 5/36 और 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36 तक जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपस में इनका गुणा करा देंगे और आंसर हमारा सिंपली आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो हम ले रहे हैं माध्य, अगर हमने बात की माध्य की, अतः माध्य जिसको हम म्यू बोलते हैं, या अगर हम बोलते हैं प्रत्याशा, और इसको हम नाम देते हैं EX, ठीक है। सो बेसिकली ये है क्या कि कुछ नहीं, सिग्मा i = 1 से लेके n xi और
पी आई। देखो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट डॉट xn pn करने से अच्छा है कि आप ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n xi pi, ठीक है, और आपस में इनका हम गुणा करते चलेंगे, ठीक है। सो 2 गुणे 1/36 प्लस 3 गुणे 2/36 प्लस 4 के साथ कितना 3/36, 5 के साथ 4/36, 6 के साथ एक कम करके 5/36। देखो मैथ की खूबसूरती यही है, पैटर्न में चलती जाती हैं, ठीक है। मैथ जितना खूबसूरत है उतना और कोई चीज़ नहीं है। 7 गुणे 6/36, देन 8 के बाद यहाँ से 6 के आने के बाद चीज़ें ड्रॉप डाउन हो जाएंगी, ठीक है। सो 8 के लिए 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36 प्लस 12 के लिए 1/36, ठीक है। अब 36 को हम रखते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2/36 प्लस 3 दूनी 6/36 प्लस 4 3 12/36 प्लस 5 को 20/36 प्लस 6 पंचे 30/36 7 छंग 42/36 प्लस 8 पंच 40/36 9 चौको 36/36 प्लस 10 30/36 11 दूनी 22/36 प्लस 12 एकम 12/36, ठीक है। सो एलसीएम हमारे पास 36 होने वाला है, ठीक है, और इसको हम जोड़ लेते हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए जरा ऐड करके देखते हैं, 2 6 8 8 और 12 20 हो गया, यहाँ पर 20 20 40 40 और 30 70, ये 70 मिल गया, ठीक है। 70 और 40 कितना हो जाएगा, 70 और 40 110 हो जाएगा, 110 और 40 करेंगे तो 150 और 2 52 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 152 यहाँ तक हो गया। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ये 152 हो गया, इसके बाद ये 30 ले लो तो 182 हो गया, 182 के बाद 20 ले लो तो 182 और 22 204 हो जाएगा, 204 के बाद हम 12 ले लें तो 204 और 16 हो जाएगा, 216 और 36 लिया तो 16 और 6 22 और 22 और 30 52 हो जाएगा, यानी 252/36, है ना। सो यहाँ पर टोटल हो गया 252/36 और ये 36 से कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है ना, 7 बार में। तो भाई 2 पासों को फेंकने पर प्रगट संख्याओं के योग का माध्य 7 है, ये आंसर हो जाएगा। बेहतरीन 1 नंबर सवाल था। कोई भी प्रॉब्लम आती है शुरू से देख लेना कहाँ पर किस तरीके से किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है तो अच्छे तरीके से लगा लेना। और ये जितने भी सवाल आपके चले आ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी है। शुरुआत से आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन उदाहरणों को हर बार कहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल है और आए हुए सवाल है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं यादृच्छिक चर का प्रसरण, ठीक है। तो माध्य हो गया, इसके बाद हम देख रहे हैं प्रसरण, यानी कि वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान x1 x2 x3 डॉट डॉट xn संगत प्रायिकताएं p1 p2 p3 डॉट डॉट pn है, ठीक है। और म्यू बराबर ex जो x का माध्य है, ये आपने पढ़ लिया। तो x के प्रसरण को VAR(x) यानी कि वेरिएंस ऑफ x या सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है VAR(x) बराबर सिग्मा स्क्वायर बराबर EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा यहाँ EX² क्या है, जहाँ EX² बराबर है सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n xi² pi, ठीक है। सो इस आधार पर आधारित ये आपका उदाहरण नंबर 28 है, जहाँ पर वो कह रहा है कि एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर, अनभिन्नत पासा मतलब न्याय पासा, मतलब कि एक फेयर पासा, है ना, मतलब उसमें आने वाले जो भी अंक होंगे 1 से 6 तक वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। शकुनी मामा वाला पासा नहीं, अनभिन्नत पासे का मतलब है शकुनी मामा वाला पासा नहीं, है ना। तो एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है एक पासे को फेंकते हैं, ठीक है, एक पासे को फेंकते हैं, ठीक है। अब पासे को फेंक रहे हैं तो यहां से हमें s बराबर कितना मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 और यहां से यादृच्छिक चर क्या मिल रहा है
पासे पर प्राप्त संख्याएं, पासे पर प्राप्त संख्याएं। सो सिंपली x बराबर भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और हर एक की प्रायिकता 1/6 होगी। तो यहां से हम बना रहे हैं प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन है ना। सो प्रायिकता बंटन के लिए x और px और हर एक की प्रायिकता 1/6 होने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने, है ना। ओके, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हर एक की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम निकालने हैं यहाँ से माध्य। माध्य की बात कर लें, यानी कि म्यू यानी कि EX। सो ये कितना होगा कि सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके n XI PI, है ना। सो यहाँ से हम निकालें EX। सो ये कितना होगा 1 गुणे 1/6 प्लस 2 गुणे 1/6 प्लस 3 गुणे 1/6 प्लस 4 गुणे 1/6 प्लस 5 गुणे 1/6 प्लस 6 गुणे 1/6, यानी हो रहा है 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। तो यहाँ से कितना सिंपली मिल जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21/6 3 से हम काटेंगे तो ये EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, 3 7 21 और 3 दूनी 6, EX की वैल्यू हमको मिल गई। अच्छा, प्रसरण निकालने में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, सिंपल। तो पहले अब हम निकालते हैं EX², ठीक है, EX²। तो EX² क्या भाई कि सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके n XI² एंड PI, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ जो x की वैल्यू थी, x क्या था 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग करते हुए उनकी प्रायिकताओं के साथ गुणा करके जोड़ना है हमको, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर गुणे 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर गुणे 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर गुणे 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। सो 1/6 प्लस 4/6 प्लस 9/6 प्लस 16/6 प्लस 25/6 प्लस 36/6। अच्छा, यहाँ 16 और 9 25 25 50 हो जाएगा, 50 और 5 55 हो गया, 55 और 30 85 6 91, ठीक है। सो ये मिल जाएगा हमको 91/6। अब हमको चाहिए था प्रसरण, तो हम सिंपली प्रसरण निकाल सकते हैं, प्रसरण, ठीक है, यानी कि वेरिएंस ऑफ x VAR(x). सो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास सिग्मा सिग्मा नहीं EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। सो वेरिएंस ऑफ x EX² आया हमारे पास 91/6 माइनस EX कितना आया था, ये आया था 21/6 यानी 7/3 7/2, ठीक है, 7/2। तो इसका हम वर्ग कर रहे हैं। सो 91/6 माइनस का 49/4, एलसीएम आएगा 12 का, ठीक है। तो ये 12 से 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 माइनस 4 से 3 बार में जाएगा। सो 50 3 150 147, है ना, 3 का अगर 9 3 27, 3 को 12 14, ठीक है, अभी सही है। सो 182 में 147 जाएगा तो 35/12 ये हो गया वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू। प्रसरण का मान हमको चाहिए था, ठीक है ना। सो ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है समझ लेना, फॉर्मूला यहाँ पर मेन है, फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आसानी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। सवाल नंबर 29 की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा भाई।
सवाल आपको कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के या एक साथ निकाले जाते हैं। अब देखो भाई, ताश की गड्ढों की पत्ती के बारे में जो भी बात है हम लोग चर्चा अच्छे से कर चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ताश वाला वीडियो सबने देखा है। मैंने अलग से आपको ताश के उस 12.3 में था, 12.2 में था, 12.1 में था, जिसमें भी था, मैंने आपको ताश के लिए अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है, तो ताश के गड्डी के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ये चीज़ क्लियर है कि बिना प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज़ निकाली और उसको वापस नहीं रखा। प्रतिस्थापन के साथ का अर्थ होता है कि हमने निकाला और उसको पुनः रख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अच्छा, बात कर लेते हैं माध्य का, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसरण भी ठीक है। मानक विचलन की अगर हम बात करें तो मानक विचलन क्या हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं, मानक विचलन आपका देखिए, ये जो हमने प्रसरण निकाला, बात को समझिएगा, प्रसरण निकाला हमने। ठीक है, तो यहीं पर प्रसरण के लिए हम मानक विचलन भी कर सकते हैं कि मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन। तो आपने देखा था प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब अगर ये स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर को पक्षांतर करके वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल और ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि मानक विचलन जो हो जाएगा, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसका वर्गमूल कर देंगे। बस इतनी सी बात थी, बात समझ गए। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण पर। सो हमारे पास उदाहरण नंबर 29 में 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब x क्या है, ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से 2 बादशाह निकालना, 2 बादशाह निकालना, यह है यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम बादशाह निकाल रहे हैं 52 पत्तों में से, तो आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके से चीज़ें घटेंगी। या तो एक भी बार बादशाह निकले, नहीं निकले, या एक बार बादशाह निकला, या फिर दोनों बार बादशाह निकला, यही हो सकता है। और यहाँ पर हमको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को कि हम ये कर रहे हैं बिना प्रतिस्थापन के। क्या कर रहे हैं, बिना प्रतिस्थापन के, यानी हम जो पत्ता निकाल रहे हैं उसको वापस नहीं रख रहे हैं। तो x बराबर 0। अब x बराबर 0 के लिए क्या होगा भाई, x बराबर 0 मतलब कोई भी बादशाह नहीं निकला, यानी बादशाह नहीं, बादशाह नहीं और बादशाह नहीं, है ना, और बादशाह नहीं। अब देखो, बादशाह नहीं, बादशाह 4 बादशाह होते हैं, किंग 4 होते हैं, इसके अलावा 48 कार्ड बचे। तो बादशाह नहीं के लिए कितना आएगा यहाँ पर, पहली बार में 48/52 गुणे, और की जगह गुणे। लेकिन अब अगली बार जब बादशाह नहीं की बात करेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंसीडर करना है कि एक पत्ता हम कम कर चुके हैं, एक पत्ता हम निकाल चुके हैं। तो अगली बार कुल टोटल बादशाह तो आपके अलग हैं 4, उससे नहीं निकल रहे, बादशाह नहीं निकल रहे हैं ना यहाँ पर पहले केस में। लेकिन यहाँ पर एक पत्ता 48 में भी कम होगा और एक पत्ता 52 में भी कम हो गया, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के मतलब क्या है कि हम पत्ता निकाल रहे हैं लेकिन उसे वापस नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर अब अगली बार बचेगा 47 और यहाँ पर बचेगा 51। ठीक है ना। तो 4 से काट लेंगे और यहाँ पर बचेगा 12, यहाँ पर बचेगा 4 से 13 चौको 52 और यहाँ पर 47 है बटे 51 है, 3 से काट लेते हैं, 3 से जाएगा 4 बार में, यहाँ 13 ले लेते हैं, यहाँ 47, 3 से जाएगा 17 बार में। तो अब गुणा करते हैं तो 7 चौको 28 और 4 188 आ जाएगा ये, और अपॉन में 221 ये हो जाएगा। ठीक है। x बराबर 0 बादशाह नहीं, और बादशाह नहीं के लिए हमने ये बना दिया। देन x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो अब 1 का केस क्या हो सकता है कि आपको संभावनाएं 2 बनेगी। मतलब आपने पहला कार्ड निकाला तो वो निकल सकता है बादशाह है। अगर आपने पहला कार्ड बादशाह है तो इसके बाद फिर ये हो सकता है कि बादशाह नहीं, ये पॉसिबिलिटी होगी बिल्कुल, है ना। या फिर या पहले ये हो सकता है कि बादशाह नहीं आ जाए, बादशाह नहीं और बादशाह है, बादशाह है, ये संभावना होगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि बिना प्रतिस्थापन के, मतलब कोई कार्ड निकालते हैं तो उसको वापस नहीं रखते। अब बादशाह है तो कितने पास किंग होते हैं, 4 होते हैं बादशाह, तो 4/52
ठीक है। और की जगह यहाँ पर गुणा लेना है, बादशाह नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि हमने जो पत्ता निकाला है वो बादशाह में से कम हुआ। आपके पास कैटेगरी एक है कि बादशाह वाले 4 पत्ते हैं और बाकी के 48 पत्ते आपने अलग रखे हैं। पत्ता जो कम हुआ वो बादशाह में से कम हुआ है, जो नहीं है 48 का 48 उसमें से कम नहीं हुए, यानी टोटल तो 48 रहेंगे लेकिन एक पत्ता जरूर कम हुआ तो 51 होगा। भाई बात समझ में आई? देखो यहाँ पर 4 बादशाह हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके 48 कार्ड हैं। तो जो कुछ भी एक बार हमने यहाँ से पत्ता निकाला तो यहाँ से निकाला तो 4/52, ठीक है। और ये टोटल मिलके 52 है, ये टोटल मिलके 52 है, ठीक है। तो पत्ता यहाँ से कम हुआ, यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर 48 थे। अब अगली बार जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन टोटल में हम एक पत्ता कम कर चुके हैं ना, एक पत्ता यहाँ से निकाल चुके, तो टोटल में तो 51 बचा। और अगली बार जो चुन रहे हैं वो किस में से चुन रहे हैं? 48 में से चुन रहे हैं, तो यहाँ पर 48/51 लेंगे। बात समझ में आई होगी आपको? इस तरीके से चुनना है। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। या के लिए आपको क्या लेना है? सिंपली प्लस लेंगे, बादशाह नहीं। अब बादशाह नहीं कितने में से होगा? 48/52 में से, 48/52 में से सिंपली। और की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, लेकिन एक पत्ता कम हो चुका है, वो किस में से हुआ? 48 में से। बादशाह भी अपने पास 4 हैं, बादशाह भी अपने पास 4 हैं, तो अगली बार जब निकलेगा तो 4/51 होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें कि पहली बार जब हम बादशाह है निकाल रहे हैं तो 4/52 और अगली बार बादशाह नहीं के लिए 48/51, क्योंकि एक बादशाह टोटल में से तो एक कम हो गया ना, है ना। सेम यहाँ पर या की जगह प्लस ले लिया, इसके बाद हम बादशाह नहीं 48 होंगे पत्ते, उसमें से हम निकालेंगे तो 48/52, लेकिन एक टोटल में से कम कर चुके हैं, पत्ता हम निकाल के अलग साइड में रख चुके हैं कुन्नी में, ठीक है, उसको सरका दिया। सो 48/52 अगली बार के लिए 4/51 सिंपल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं, सेम। और यहाँ पर अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो 4 से जाएगा, 13 चौको 52 होता तो 1/13, और 3 से इसको काट लेते हैं तो 3 एकम 3, और एक बचा 3 18, और ये 17 से, ठीक है। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 48 और 4 और 52 को काट लो तो यहाँ पर 4 और 52 के लिए 1 बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा, और 3 से इसको काट लेंगे तो 16 3 48, 16 यहाँ पर बचेगा, गुणा लेंगे और 17 यहाँ पर बचेगा। सिंपल बात है, ठीक है। सो 16 और गुणे ये 16 गुणे ये 13 17 हो रहा है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? ये अगर हम बात करें 16 17 3 51 की, एक हाथ से लगी 5, 17 एकम 17 5 और 51 17 5 22, है ना। 17 3 51 की, एक हाथ से लगी 5, 17 एकम 17 5 22, ठीक है ना। तो 222, ये प्लस का 16/221, तो 16 दूनी 32 और बटे 221 सिंपल। देन फिर ले लेंगे हम x/2, यानी कि बादशाह है, दोनों बार बादशाह निकल रहा है हमारे पास, बादशाह है और बादशाह है, ठीक है, बादशाह है। प्रतिस्थापन के बिना की बात कर रहा था, यानी निकालने के बाद ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/2, सभी में इन सब में हम प्रोबेबिलिटी लिखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x=0, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x=1 के लिए बात हो रही, ठीक है ना। सो बादशाह है, अब बादशाह कितने? 4, कितने में से? 52 में से। अब एक दोनों में कमी हो गई तो 3/51, सो 4 से 4 एकम 4, 13 चौको 52, और 3 से 3 एकम 3, और ये 17 बाद में, यानी 1/221 ये बच गया यहाँ पर, है ना। अच्छा सिंपल बात है। तो यहाँ 188/221 और 32/221, 1/221। तो यहाँ पर हमने प्रायिकता बंटन बना लिया, इसका प्रायिकता बंटन, है ना। प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं, सो x एंड px और 0 1 एंड 2 ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर 0 1 एंड 2, और px की वैल्यू कितनी आ रही थी? 188/221, फिर 32/221, 32/221 एंड 1/221 ये हो रहा था, है ना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये प्रायिकता बंटन के बाद हो गया माध्य, ठीक है। सो माध्य की अगर हम बात करते म्यू बराबर EX,
फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n xi एंड pi है ना। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू निकालें ex की तो कितना 0 गुणे 188/221 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32/221 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/221 है ना। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 32/221 प्लस 2/221 है ना। ये कितना आएगा 34/32 और ये 32 1 ठीक है ना, ये सही 34/221 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास माध्य EX कितना आ गया 34/221 है ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रसरण की। सो प्रसरण यानी वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस के लिए हमें चाहिए EX²। सबसे पहले तो EX² यानी कि जो सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n xi² और pi, ये यानी कि जो x की वैल्यू इसका वर्ग करना है 0 का वर्ग मल्टीप्लाई 188/221 प्लस 1² मल्टीप्लाई 32/221 प्लस 2² मल्टीप्लाई 1/221 ये करना है इस प्रकार से है ना। तो कितना, ये तो 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 32/221 और प्लस यहाँ पर मिलेगा 2 दूनी 4/221। तो 32 और 4 36 हो जाएगा ये वैल्यू। EX² बराबर 36/221। अब वेरिएंस निकालेंगे हम VARX। सो वेरिएंस ऑफ x यानी x का प्रसरण की अगर हम बात करेंगे तो कितना EX² माइनस EX का होल स्क्वायर है ना। सो EX² ये आया 36/221 माइनस ये कितना आया था 34/221, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से ये कितना हो रहा भाई, वेरिएंस ऑफ x ये हो रहा 36, ये कुल मिलाकर हमारे पास हो रहा 68/221 का स्क्वायर ठीक है, गुणा बाकी आप कर लीजिएगा जैसा भी है यहाँ पर जिस तरीके से भी है। मतलब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 221 का वर्ग। अगर मैं इसको आपको करके बताऊं तो आप करने के लिए आप कर लेंगे आसानी से 36 और यहाँ अगर हम 221/221 का वर्ग कर लें इस तरीके से देन माइनस 34 का वर्ग हमारे पास कितना, ये 34 गुणे 34 हो रहा है बटे 221 का स्क्वायर ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करके हमें 68 एंड 00 कुछ मिल रहा है ठीक है। तो कैलकुलेशन आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो ये वेरिएंस हमें चाहिए था। सो वेरिएंस हमने निकाल दिया VARX है ना, वेरिएंस ऑफ x ये निकाल दिया। प्रसरण के लिए कह रहा था, प्रसरण निकाल लिया। देन मानक विचलन निकालना है। सो मानक विचलन, अब भाई मानक विचलन क्या है, मानक विचलन होता है सिग्मा यानी कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस x VARX ये निकालना है। तो यहाँ से हम सिंपली सिग्मा एंड अंडर रूट ऑफ 68 एंड 00 बटे 221 का स्क्वायर है ना, ये कर रहे हैं। तो ये हो रहा है अंडर रूट 6800 बटे 221। तो यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.37 और इस पर भी मैं आपको कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ ठीक है। सो ये हमने मानक विचलन चाहिए था तो हमें मानक विचलन निकाल दिया। मानक विचलन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अंत में आपके लिए एक बेहतरीन कविता, एक मोटिवेशनल पोयम, ताकि आप अपने अंदर उस ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहें, अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें, जो आपने सोच रखा है, जो आपके सपने हैं उनको पूरा कर सकें। माना हालात प्रतिकूल हैं, रास्तों पर बिछे सूल हैं, रिश्तों पे जम गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध ना बन, तू उठ खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरों में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है। तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है,
तू खुद अपना विहान बन, तू खुद अपना विधान बन। सत्य की जीत ही तेरा लक्ष्य हो, अपने मन का धीरज तू कभी ना खो। रण छोड़ने वाले होते हैं कायर, तू तो परमवीर है, तू युद्ध कर, युद्ध कर। इस युद्ध भूमि पर तू अपनी विजय गाथा लिख, जीत कर ये जंग तू बन जा वीर अमिट। तू खुद सर्वसमर्थ है, वीरता से जीने का ही कुछ अर्थ है, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।